हे गाइस, I'm अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे कि मैं अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल के 2019 से लेकर के अभी तक हुए एग्ज़ाम, चाहे वो टीयर 1 का एग्ज़ाम हो, चाहे वो टीयर 2 का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैंने ट्रिग्नोमेट्री टॉपिक और अलजेब्रा टॉपिक पे आए हुए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा दिया है। और इधर मैं ज्योमेट्री और मेंसुरेशन टॉपिक पे आए सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रही हूँ, जिसमें कि मैं अभी सर्कल पे आए जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस का कंसेप्ट क्लियर कराते हुए शॉर्ट फार्मूला आपके सामने क्रिएट करके सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन दे रही हूँ। अभी सर्कल पे ही मैंने 10 पार्ट आपको दे दिया है और इनमें से पूरे 10 पार्ट में मैंने हर एक कंसेप्ट क्लियर कराते हुए क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। आज मैं आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर कराते हुए सॉल्यूशन दे रही हूँ, जिससे कि जब आपके एग्ज़ाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आए तो आप ईज़िली उसको सॉल्व कर सकें, और साथ में इससे कुछ डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, तो आप वो सारे क्वेश्चंस को भी ईज़िली सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छे से समझ में आएगा और जल्दी ही मैं सर्कल पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करवा लूँगी और उसके बाद ट्रायंगल और क्वाड्रिलेटरल और अन्य पॉलीगन्स पे जाऊँगी, और इस तरीके से प्री में आए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस को कंसेप्ट क्लियर करा के सॉल्व करवा दूँगी। उसके बाद जो मेंस में जितने भी ज्योमेट्री और मेंसुरेशन के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस को पेपर वाइज सॉल्व करवाऊंगी, जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हैं, और आपको उस समय सारे क्वेश्चंस की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो देखिए, मेरा पर्पज़ ये है कि अगर कोई बिगनर भी है और जिसको थोड़ा कंसेप्ट में अच्छे से क्लियर नहीं भी है, तो उसको भी मेरे सारे वीडियोस से सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम में पूछने के चांसेस भी हैं, तो वो सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हो जाए। तो यही उम्मीद करके मैं आपके लिए क्वेश्चंस और सारा कंसेप्ट लेकर के आती हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना पूरा रिव्यू मुझे दीजिएगा, पॉजिटिव हो चाहे निगेटिव। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन है, 3 circles of radius 7 cm are kept touching each other. The string is tightly around these 3 circles. What is the length of the string? कह रहा है कि 3 सर्कल्स हैं जो एक दूसरे को टच करते हैं, और ये तीनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर का है। मीन्स तीनों इक्वल रेडियस के सर्कल्स है जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और आपसे कह रहा है कि इस 3 सर्कल के चारों तरफ एक डोरी कसी गई है। ये जो 3 सर्कल है इसके चारों तरफ एक डोरी कसी गई है, और आपको बताना है कि इस डोरी की, इस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी। तो आपको ये स्ट्रिंग की लेंथ बतानी है कि क्या होगी। तो देखिए, इसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट क्लियर करवा देती हूँ, जिससे ईज़िली आप इसके स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट कर सकें। देखिए, आप लोग समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे 3 सर्कल्स जो इक्वल रेडियस के हैं ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और इनके चारों तरफ को स्ट्रिंग को कसा गया है। तो ऐसे में ये तीनों सर्कल्स को मैंने एक्सटर्नल ही क्यों टच करवाया, इंटरनली क्यों नहीं टच करवाया? तो इसका रीज़न ये था कि पहली बात कि ये तीनों सर्कल्स इक्वल रेडियस के हैं, तो ये तीन के तीनों सर्कल एक दूसरे पे ओवरलैप करते, ठीक। तो ऐसे में पॉसिबल यही था कि इन तीनों सर्कल को एक्सटर्नली टच कराया जाए। और मान लीजिए कि इक्वल रेडियस के ना भी होते, कम ज़्यादा रेडियस के भी होते, तो ऐसे में एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल जब टच करता तो आपको इन सबको लेते हुए, मतलब अंदर के भी सर्कल को और बाहर के सर्कल को लेते हुए डोरी टाइट करके नहीं ना बांधा जा सकता रहा, कसा नहीं ना जा सकता रहा। तो इसका मतलब ही यही है कि जब भी आपसे ऐसे क्वेश्चन करे कि 3 सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं और इसके चारों तरफ एक डोरी को, एक स्ट्रिंग को कसा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे तीनों सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नल ही टच करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो यहाँ ये क्लियर हो गई। एग्ज़ाम टाइम पे फिगर नहीं दिया होता है, इस वजह से आपको कन्फ्यूज़न ना हो,
अपने फिगर को ड्रॉ करने के लिए। इसके लिए पहले तो मैंने ये पॉइंट क्लियर किया। अब उसके बाद बात ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि ये तीनों सर्कल्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता होगा कि जब दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हों, भले वो इक्वल हों चाहे ना हो, लेकिन अगर ये टच कर रहे हैं तो अगर मैं इन दोनों सर्कल्स के सेंटर पे एक लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये जो लाइन सेगमेंट है इन दोनों सर्कल के टच पॉइंट से होते हुए ही जाएगा। उसके पीछे का रीज़न ये होता है कि आप सब जान रहे हैं कि दो सर्कल्स एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करेंगे तो एक पॉइंट पे ही टच करेंगे, और इस पॉइंट पे मैं इस तरीके से लाइन खींचूंगी तो ये टेंजेंट कहलाएगा। और आपको ये भी पता है कि सर्कल के सेंटर पर से मैं अगर सर्कल के टच पॉइंट, दो सर्कल के टच पॉइंट या टेंजेंट का ये जो टच पॉइंट है सर्कल के सरकमफ्रेंस में, उसमें जब लाइन सेगमेंट खींचती हूँ तो ये यहाँ पे टेंजेंट पे, ये सर्कल का यहाँ पे टच पॉइंट पे जो लाइन सेगमेंट खींचा गया है जो कि इसका रेडियस ही है, वो इस टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। उसी प्रकार मैं इस सर्कल के भी सेंटर पर से, इस सर्कल के भी सेंटर पर से इस टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचती हूँ तो ये भी यहाँ पे टेंजेंट पे होगा परपेंडिकुलर। ऐसे में आप जान रहे हैं कि अगर मैं ये जो दोनों सर्कल का टच पॉइंट, जो एक ही टच पॉइंट है, उस पर ये जो टेंजेंट ली हूँ तो जब मैं सेंटर पर से यहाँ लाइन सेगमेंट खींच रही हूँ और सेंटर पर से यहाँ लाइन सेगमेंट खींच रही हूँ और ये जो लाइन सेगमेंट खींची हूँ ये टेंजेंट पे जब परपेंडिकुलर हुआ है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसी पॉइंट पे आपको एक तरफ यहाँ जो एंगल बन रहा है ये कितने डिग्री का बन रहा है? आपको मिल रहा है 180 डिग्री का। तो ये तो तभी पॉसिबल है ना जब ये एक स्ट्रेट लाइन हो। ये जब स्ट्रेट लाइन हो तभी पॉसिबल है कि इसके एक पॉइंट पे एक तरफ बनने वाला एंगल 180 डिग्री हो। तो इसका मतलब ही क्या हुआ कि जब मैं सेंटर, एक सर्कल के सेंटर से दूसरे सर्कल के सेंटर पे लाइन सेगमेंट खींचूंगी तो ये दोनों सर्कल के टच पॉइंट से होते हुए ही जाएगा, अदरवाइज़ और कोई जगह से ये जा ही नहीं सकता है। ठीक, इसके पीछे जो मैंने ये एक्सप्लेनेशन दिया, इसके पीछे का रीज़न ये है कि आपको यहाँ सर्कल का रेडियस दिया हुआ है। ठीक, जब सर्कल का रेडियस आपको यहाँ पे ये दिया हुआ है जो कि 7 सेंटीमीटर है तो आपको ये पूरी लेंथ क्या मिल जाएगी? ये 7 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी 7 सेंटीमीटर, ये तो पूरे यहाँ पे ये जो साइड मिल गई ये कितने सेंटीमीटर की मिल गई? 14 सेंटीमीटर की मिल गई। अब इसी प्रकार यहाँ पे भी ये जो दोनों सर्कल्स हैं ये भी इक्वल रेडियस के हैं तो यहाँ पे ये भी आपको लेंथ ये 14 सेंटीमीटर की मिल गई और ये भी लेंथ आपको 14 सेंटीमीटर की मिल गई, क्योंकि ये सभी यहाँ पे टच पॉइंट से होते हुए जा रहे हैं। ठीक, इसका मतलब कि ये जो आपको ट्रायंगल मिल रहा है, ये जो ट्रायंगल मिल रहा है ये कैसा ट्रायंगल मिल रहा है? इक्विलैटरल ट्रायंगल मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 60 डिग्री का बनेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल्स बन रहे हैं और ये तीनों साइड जो आपको मिल रही है वो मिल रही है 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब आपको एक चीज़ और पता होगी कि जब दो सर्कल इक्वल रेडियस के हों और एक्सटर्नली टच कर रहे हों तो ऐसे में इनके जो कॉमन टेंजेंट होते हैं उसकी जो लेंथ है वो इक्वल होती है इन दोनों सर्कल के सेंटर्स के बीच की दूरी के। इसको भी मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, वैसे यहाँ भी मैं बता देती हूँ कि जब आप सेंटर पर से ये कॉमन टेंजेंट की टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचेंगे जो कि इसका रेडियस ही है, और यहाँ सेंटर पर से इसके कॉमन टेंजेंट के टच पॉइंट पे लाइन सेगमेंट खींचेंगे जो कि इसका रेडियस है, ये होगा इस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर। ठीक है, आपको पता होगा कि कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो जिसमें कि ये साइड इसके इक्वल हो और ये एंगल 90 डिग्री हो, तो ऐसा क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? रेक्टेंगल होता है। इसके पीछे ये रीज़न है कि एक तो यहाँ पे देख रहे हैं कि इन दोनों एंगल्स का सम आपको मिल रहा है 180 डिग्री, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके पैरेलल है। ठीक,
ये इसके पैरेलल है, और इस प्रकार अगर आपको क्वाड्रिलेटरल मिलेगा तो पैरेललोग्राम मिलेगा। और क्योंकि ये साइड इसके इक्वल है और ये 90 डिग्री भी है, मतलब पैरेललोग्राम है तो इक्वल तो होगा ही, पॉसिबल ही है, लेकिन अगर 90 डिग्री भी है तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये होगा रेक्टेंगल। तो ये आपको यहाँ पे ये 90 डिग्री बन रहा है और ये रेडियस है जो कि 7 सेंटीमीटर का है, और यहाँ पे ये भी कॉमन टेंजेंट पे ये 90 डिग्री यहाँ पे टच पॉइंट पे बन रहा है और ये रेडियस 7 है। तो ऐसे में आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल मिला है ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। तो ये आपको साइड 14 सेंटीमीटर की मिली थी, तो ये भी साइड कितने सेंटीमीटर की हो गई, 14 सेंटीमीटर की। और इस प्रकार आपको यहाँ भी रेक्टेंगल मिलेगा और यहाँ भी आपको रेक्टेंगल मिलेगा। तो एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये रेक्टेंगल है जिसमें कि ये लेंथ 14 सेंटीमीटर है, और आपको ये भी क्लियर हो गया कि यहाँ पे भी जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। और क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ऐसे में ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा, और क्योंकि ये सभी सर्कल इक्वल रेडियस के हैं तो ये भी रेक्टेंगल ही होगा। और ऐसे में आपको यहाँ पे ये तीनों साइड्स तो मिल गई, ठीक, ये तीनों साइड्स तो मिल गई 14 14 14, लेकिन आपको ये आर्क, ये जो आर्क है इसकी लेंथ अभी नहीं मिली। अगर इसकी लेंथ भी मिल जाए तो आपको पूरा ये जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ ही पता चल जाएगी, ये डोरी की लेंथ पता चल जाएगी। आप ध्यान दीजिए यहाँ सेंटर पे ये 90 डिग्री का एंगल बना है, 60 डिग्री का एंगल बना है, ये 90 डिग्री का एंगल बना है। इसका मतलब अब ये जो बचा हुआ एंगल है ये कितने डिग्री का हुआ, 120 डिग्री का हुआ। और यहाँ पे भी जो एंगल बचेगा, ये भी जो एंगल बचेगा ये भी 120 डिग्री का होगा, और ये भी जो एंगल बचेगा ये 120 डिग्री का होगा। अच्छा, आपको पता होगा कि किसी भी सर्कल का अगर आपको आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है तो आपको पता होना चाहिए उस सर्कल का रेडियस और उस आर्क के ये जो एंड पॉइंट है आर्क के उसके द्वारा सेंटर पे बना एंगल। तो क्योंकि सेंटर पे बना एंगल 120 डिग्री आपको पता है, रेडियस भी आपको पता है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो ऐसे में आप ये लेंथ ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि ये जो आर्क की लेंथ है वो इसके इक्वल ही मिलेगी और ये लेंथ भी इसके इक्वल ही मिलेगी, क्योंकि तीनों सर्कल इक्वल रेडियस के। तो ऐसे कंडीशन में सेंटर पे ये तो तीनों एंगल 120 डिग्री के बना रहे हैं। तो मैं यहाँ देख रही हूँ कि 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री हो जाएगी 360 डिग्री। मीन्स ये जो तीनों आर्क की लेंथ होगी वो सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगी, मीन्स 2πr के इक्वल होगी। तो क्यों ना मैं डायरेक्ट काम करूँ, 2πr ले लूँ, तो इससे मुझे डायरेक्ट पता चल जाएगा ये तीनों आर्क की लेंथ का एडिशन क्या है। तो ओवरऑल मुझे ये जो स्ट्रिंग है, ये जो डोरी है, इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसके लिए मुझे कर लेना चाहिए ये सर्कल का सर्कमफ्रेंस, मीन्स ये तीनों आर्क की लेंथ जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस होगी 2πr, और इसमें ऐड कर देना चाहिए इस ट्रायंगल की जो पैरामीटर है उसे। तो इस प्रकार जब इस ट्रायंगल का पैरामीटर ऐड करेंगे तो मुझे ये भी लेंथ का एडिशन मिल जाएगा जो कि मुझे चाहिए। तो यहाँ हो जाएगा पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल। तो बस यहाँ रख लेते हैं, रेडियस आपको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो 2π × 7 प्लस पैरामीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसकी साइड आपको 14 सेंटीमीटर दिया है, तो 14 × 3 हो जाएगा 42। तो मीन्स हो जाएगा 14π + 42 और इतना ये सेंटीमीटर। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शंस में पाई की जगह पी बना हुआ है। एक्चुअल में एग्ज़ाम टाइम पे भी ऑप्शन में आपको पी ही बना के दिया था जो कि आपको पाई डिनोट कर रहा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 14 पाई की जगह पी मैं लिख दे रही हूँ। 14p + 42 आपको कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है।
अब देखिए एग्ज़ाम टाइम में आप इतना लंबा वर्क तो कर नहीं सकते, बस ये है कि आप प्रैक्टिस रखेंगे तो आप इस तरीके से क्वेश्चन जब पढ़ेंगे तो आप जस्ट देख के बता देंगे कि यहाँ पे इसे अप्लाई करना है, और इसे अप्लाई करके आप बहुत जल्दी अपनी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो देखिए बेसिक पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए और आपको सभी जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छे क्वेश्चंस का मतलब है कि प्रीवियस ईयर जितने भी इस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं सब पे प्रैक्टिस कर लीजिए, वो सभी क्वेश्चन आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो मैं समझ रही हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया है और ऐसे क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, और मेरे समझाने में भी अगर किसी पॉइंट पे डाउट आपको लगा है तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए, मैं क्लियर करूँगी। आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू।